क्लियरली दिखा रहे हैं कि दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द ग्लोबल इकोनॉमी विच इज लिंक्ड टू द यूएस इकोनॉमी। और इस चार्ट में तो डायरेक्ट कोरिलेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इंडिया की बिजनेस साइकिल इज आल्सो कंप्लीटली कोरिलेटेड टू द अमेरिकन बिजनेस ग्लोबल साइकिल। यस, तो जो डीकपलिंग वर्ड है, मैं 25 साल से पूरे करियर में सुन रहा हूँ, आज तक तो हम डीकपल नहीं किए। व्हाई इज यूएस स्टिल द इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी? वहां से शुरू करते हैं, फिर मेरे बहुत सारे लीडिंग सवाल हैं। सो देखिए, ये एक बहुत एंट्रेंच्ड नोशन है कि इंडिया इज अ डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी। तो ग्लोबल से थोड़ा बहुत छींक आ सकती है, बट बुखार नहीं आएगा, मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, कि निमोनिया नहीं होगा, हम थोड़ा छींकेंगे। अच्छा ना, वो इसलिए होता है बिकॉज लोग दो चीज़ें देखते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट टू जीडीपी, एक्सपोर्ट शेयर ऑफ जीडीपी, वो कम है कंपेयर टू चाइना, जापान, कोरिया। बिल्कुल कम है, विच इज़ अ फैक्ट। तो अगर एक्सपोर्ट कम है तो डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा बड़ा पार्ट है, और अगर डोमेस्टिक डिमांड पार्ट है तो फिर हम क्यों चिंता करें ना। ये सही भी है, लेकिन इसमें पूरी स्टोरी नहीं है। अच्छा। इतना ये सही है बात। दो तरह के इमर्जिंग मार्केट्स हैं। एक जो ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, चाइना, कोरिया, ये उसमें आते हैं। ठीक है, सिंगापुर। दूसरी तरह की इकोनॉमीज हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी पे कैपिटल फ्लोज के लिए डिपेंड करती हैं। एक ट्रेड फ्लोज के लिए, एक कैपिटल फ्लोज के लिए। सो ट्रेड फ्लोज वो होता है कि मैंने कोई सामान बेचा, किया, सामान बाहर भेजा, उसका पैसा आया, ये है डॉलर आया, ये है योर फॉर करंट अकाउंट, जो जिस चीज से हम रिलेटेड है। कैपिटल फ्लो है कि बाहर से पैसा आया मेरे देश में इन्वेस्ट करने के लिए। इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। बड़ी लायबिलिटी, डेट लायबिलिटी है, इक्विटी लायबिलिटी, बट लायबिलिटी। एक्सपोर्ट जो आपकी अर्निंग्स है, एक्सपोर्ट है कि बिजनेस कर रहा हूं और पैसा आ गया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया। कैपिटल फ्लो है कि तुमने इन्वेस्ट किया है, चाहे मेरे को लोन दिया है या मेरे इक्विटी में, तुम वापस कभी वो लेके जाओगे, आपका उस पे स्टेक है। हाँ, ठीक है। तो कैपिटल फ्लो वर्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मैं अपनी अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ाना चाहता हूँ, या तो मैं अपनी इनकम बढ़ा लूं या मैं लोन ले लूं। बिल्कुल, तो वैसा है। तो जो सेकंड कैटेगरी है कि बाहर से कैपिटल फ्लोज पे डिपेंड, इंडिया उस कैटेगरी में आता है। अच्छा, तो हम बाहर के पैसे पे डिपेंडेंट हैं। ट्रेड में अभी हम करंट अकाउंट डेफिसिट रन करते हैं। हमारे इंपोर्ट्स इज मोर देन एक्सपोर्ट। एनर्जी इंपोर्ट भी हमारे काफी हैं, तो डॉलर की जरूरत है ही। राइट। सो अब तो इसका मतलब ये है कि लिंकेज कैन कम थ्रू ट्रेड चैनल, बट लिंकेज कैन आल्सो कम थ्रू कैपिटल फ्लो चैनल। सो फॉर एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लेता हूं ताकि छोटी चीज भी क्लियर हो जाए। जीएफसी हुआ ना, आप बोल सकते हो कि भाई जीएफसी, सबप्राइम क्राइसिस हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं थी, इतना दूर है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी एक्चुअली। राइट। डीकपलिंग की एक्चुअली नैरेटिव उससे पहले ही बना हुआ था, एक साल पहले, कि इमर्जिंग मार्केट का अपना इंजन बन चुका है। यूएस में कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ। 2007 में तो मुझे बिल्कुल याद है, एकदम आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। 2007 में तो पूरी दुनिया ही कह रही थी कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, डीकपल हो गया है, इंडिया अलग चलेगा, अमेरिका में जो होगा जो। 2008 ने प्रूव कर दिया कि वो तो नहीं, तब तो नहीं हुआ है। और ये नैरेटिव ना आता रहता है, एवरी फ्यू इयर्स इट कम्स कि इंडिया डीकपल हो गया एंड ऑल दैट। मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि इंडिया पूरा डीकपल हो गया है, थोड़ा बहुत है प्लस माइनस, बट नॉट। सो कैपिटल फ्लो अगर ड्राई अप होता है तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर लीमन ब्रदर्स गिर गया तो कैपिटल रिस्क ऑफ मोड में जाता है, आप डर जाएंगे लोग, डर जाएंगे। बात सही है। तो वो इमर्जिंग मार्केट जिसमें आप रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हो, वहां से निकलोगे। यस, बिल्कुल। इमर्जिंग मार्केट, इंडिया इज अ रिस्की एसेट क्लास। यस। तो करेंसी गिरेगी आपकी, बिकॉज़ डॉलर का फ्लो कम हो गया, बाहर जाएगा। बिल्कुल। तो करेंसी एक बार गिरनी शुरू हो गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो आपकी इन्फ्लेशन आएगी, या अगर आप बाहर बोरो करके बैठे, जो उस वक्त तक कहीं कॉर्पोरेट्स ने फॉरेन डॉलर्स की बोरोइंग ली हुई थी, तो आपकी बैलेंस शीट पे स्ट्रेस आएगा, बिकॉज वो लोन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्टिव बढ़ जाएगी, बिकॉज INR 20% गिर गया। यस। तो आपका तो रोक लग जाएगा सारे प्रोजेक्ट्स पे, जो हमने देखा भी होता है, जो हुआ भी है पावर प्लांट्स वगैरह में। बिल्कुल। तो ये हो गया मॉनेटरी चैनल थ्रू विच ग्लोबल इम्पैक्ट्स इंडिया, ये एक चैनल है। दूसरा तो एक्सपोर्ट्स का चैनल, ये इवन दो हमारा शेयर कम भी है, बट कुछ हद तक है, तो वो भी कम होगा। और तीसरा चैनल है प्राइसेस का। क्या है? प्राइसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द इकोनॉमी। तीन चीजें मैं बोलूंगा कि इंडिया एनर्जी में ऑयल प्राइस टेकर है,
इंडिया बिल्कुल, डज नॉट बिल्कुल। सेट प्राइस। या, इंडिया या, की या, ग्रोथ डबल भी absolutely। हो जाए, प्राइस नहीं सेट कर पाएगा। वो चाइना तेल कर का सकता है भाव कुछ हद तक, वही यूएस रहेगा। करेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हमको उसी भाव में तेल खरीदना बढ़ेगा। इसी तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गए, कॉपर हो गए, वहां भी इंडिया जनरली प्राइस टेकर है। एवरीवेयर वी आर प्राइस Price टेकर्स। taker। यस, फूड, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, वहां भी 50-60% कमोडिटीज में इंडिया इज अ प्राइस टेकर। यस, कुछ में इंक्लूडिंग इंडिया सेट दाल। करता है, दाल में इंडिया सेट करता Yes। है, लेकिन ऑयल सीड्स में लैटिन अमेरिका, यूएस, कॉर्न में यूएस सेट करता है, इंडिया Yes, नहीं हम सेट नहीं करता। करते। राइट, व्हीट में कई बार रशिया, यूक्रेन विल सेट द प्राइसेस। राइट, तो आप कह सकते हो कि 80-90% जो Yeah। चीजें हम खरीद रहे हैं जो बाहर इनपुट से, जाता है हमारी प्रोडक्शन जो चेन्स में, हमारी चीजें बनाने के लिए, उसकी प्राइस हमें बाहर बाहर सेट से होती है, नो मैटर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग है या हाँ, नहीं हाँ। है। इनफैक्ट मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि वो ब्लूमबर्ग डिसाइड करता है। ब्लूमबर्ग में जो Yeah। हम इंडेक्स में देखते हैं ना क्या भाव है, वही Correct। हमारा भाव है, हम कुछ नहीं कर तो सकते। तो अगर वो प्राइसेस ऊपर जा नीचे जा रहे हैं, इंडिया के प्राइसेस भी ऊपर नीचे जाएंगे। यस, सो अगर जीएफसी, लीमन ब्रदर्स हुआ और सारी कमोडिटी प्राइसेस गिरी, एक लेवल पे क्या होगा, पूरी प्रोडक्शन चेन में प्राइसेस गिरेंगे। आपका तेल का इंपोर्ट बिल तो कम होगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कंपनीज की जो टॉप लाइन है, जो प्राइसिंग पावर है, वो पूरा गिर जाएगा। बिल्कुल। नॉमिनल जीडीपी गिर जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पे एनेक्डोट बताता हूँ। जी। अभी 2008 की क्राइसिस और अभी भी हुआ क्या था कि लेट अस अज्यूम स्टील या कोई भी प्रोडक्ट है $2000 में बिकता है, ठीक है, और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप आयरन सप्लायर हो या आप स्टील सप्लायर हो, कि यार कपिल आपसे मैं $2000 में अगले 1 साल तक ये माल खरीदूंगा। करेक्ट। आपने वो प्राइस अज्यूम करके फैक्ट्री लगा ली, बिल्कुल। आपने कुछ कुछ कर लिया। अब क्राइसिस हुई, 2000 का हो गया 1200। मैं अपने वादे से मुकर जाता हूं एंड मैं यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हूं, आई कैन टेल यू बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गए थे। हाँ। अब आप क्या करोगे? आपने तो प्लांट लगा 2000 अज्यूम करके प्लांट लगा दिया, वर्कर ले लिया, आपने सामान खरीद लिया, आप अब बैक debt आउट service करोगे कैसे करोगे? और फिर टैक्स, और आपने जो उधार लिया है Yes। स्टेट बैंक से या कैनरा Yes। बैंक से, सो हम कई बार बोलते हैं ना कि फ्रॉड ही हुआ है, हर जगह फ्रॉड नहीं हुआ है। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, Yes, मैं ये बात पहले से yes, बोलता हूँ yes, अजय, यू आर yes, एब्सोल्युटली राइट। और अभी मैं आपको एक बहुत, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो फूड एडिटिव्स बनाती है, बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया की, जी। उनका उल्टा हुआ, केमिकल के उनके इनपुट Input प्राइसेस है। बढ़ गए। अच्छा। बट उन्होंने अपने कस्टमर को बोला कि आपने तो 100 रुपया किलो में मेरे से डील करी थी, मेरा इनपुट कॉस्ट 150 हो गया, मैं लेकिन अपना वादा रखूंगा, आपको 100 में ही दूंगा। 6 महीने उन्होंने लॉस लिया, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ही टुक दैट लॉस फॉर 6 months, और दुनिया में सारे सप्लायर मुकर गए थे, इनको इतना ज्यादा बिजनेस मिल रहा है फॉर दैट वन गुड जेस्चर। सो इट प्लेज बोथ वेज। बट ये क्यों कर पाए? बैलेंस शीट क्लीन थी, एग्जैक्टली, कोई डेट नहीं थी। तभी कर पाते हैं, नहीं तो डेट में तो आपकी चॉइसेस ही नहीं इनके पास चॉइस नहीं तो है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पे बैक करते हो डेट अपने नॉमिनल कैश फ्लो से, रियल से नहीं। रियल से नहीं है, अभी ऑलवेज ईट नॉमिनल। बहुत अच्छी बात, यस तो करेक्ट। प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइसेस की फंडामेंटल सेटिंग इज हैपनिंग आउटसाइड इंडियाज बॉर्डर्स। सो 3 चीज हो गई, पहला तो कैपिटल फ्लो से हम लिंक्ड हैं, तो मॉनेटरी चैनल के थ्रू आता है, ट्रेड से भी लिंक्ड हैं, हाँ, और प्राइसेस से भी और linked फिर प्राइस से भी लिंक्ड हैं। सो है। और ये बिजनेस साइकिल होती है, और यही बिजनेस साइकिल है। तो बिजनेस साइकिल साथ सो चलेगी। डीकपलिंग तो होने से रही। तो इसलिए कभी आपका कोई फैक्टर मैटर कर जाता है, कभी कोई, बट मैटर करता है। सो वन ऑफ द 3 थिंग्स इज ऑलवेज इन प्ले एट एनी और समटाइम्स तीनों इकट्ठी आ जाती है। हाँ, तब जैसे जीएफसी जैसा इवेंट हो जाए तो आपका लिक्विडिटी भी एक बार टाइट होती है, ट्रेड भी गिर जाता है और प्राइसेस भी डिफ्लेशन में, तो डेट सर्विस होगी कैसे? नहीं होगी, और डेट सर्विस नहीं होगी तो इकोनॉमी स्टॉल्स। ओके, सो वी विल बी कपल्ड टू द सो ये रिलेशन है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज में है, बट बाय एंड लार्ज बिजनेस साइकिल इज वेरी फेयर। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने वो किया है। आपको मैंने कई बार बोलते हुए सुना है कि हमारा देश शुड नॉट ग्रो ओल्ड बिफोर इट ग्रोज रिच, कि हम बूढ़े ना हो जाएं और पैसे वाले बने नहीं, समृद्ध बने नहीं। तो ये जो हमारा कारवां शुरू हुआ है, हाउ डू वी बिकम रिच, कि हम पैसे वाले पहले कैसे बने, हम बूढ़े ना हो। देखिए, हर जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है कि भाई एक समय आता है जब आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है। जैसे आप 0 से 5 में ब्रेन का साइज़ बढ़ता है, बिल्कुल। उसके बाद जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, जब शरीर डेवलप हो रहा होता है। अब जैसे मैंने काफ़ी खेल कूद नहीं किया, तो जब
30 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया तो नीज ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया लेकिन अगर उस समय पहले खेला होता तो वैसे ही तो जैसे देश के लिए भी एक उसकी साइकिल्स अलग होती हैं, लेकिन वर्सेस जो रिच कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 150-200 साल में वो फासला कवर किया कि जब वो लोअर से मिडिल इनकम बने, फिर मिडिल इनकम से हाई इनकम बने, आजकल उतना समय नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो जैसे 40-50 साल, 60 साल मैक्सिमम। दूसरा जो पेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज है, जैसे पहले आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा चेंज ही नहीं होती। तो कॉन्ट्रसेप्शन के बाद थोड़ा वो जो मेडिसिन, जैसे मेडिकल साइंस 2000 साल से कुछ समझ रही थी, बट समहाउ लास्ट 100 वर्षों में हमने बीमारियों का इलाज खोजना शुरू कर दिया और उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। तो काफ़ी बदलाव आए हैं। तो इसलिए और डेमोग्राफिक चेंज जो है ना, वो कितना भी आप कोशिश कर लो वो बदलता नहीं है। मतलब जैसे सिंगापुर तो 1990 से ट्राई कर रहा है, बट बर्थ रेट बढ़ती नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल। कोरिया की भी नहीं बढ़ रही। चीन ने वो वन चाइल्ड पॉलिसी का कितना असर हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनकी बर्थ रेट ऐसे भी गिरने वाली थी। आप ताइवान को देख लें। तो वैसे ही इसको हम बदल नहीं सकते। और ये भी देखा गया है, और हम लोग मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा हो चुके, तो वो 40 के एज पे आदमी के लाइफ का एक्सपेक्टेशन कि घर बड़ा बनाना है या और खर्च करने हैं, या ये सब बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए देखा गया है कि जब मीडियन एज, एवरेज एज जो है वो 40 के ऊपर जाती है, तो देश की ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और क्योंकि उस आसपास आपकी बर्थ रेट गिर रही होती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा होता है, आपको घर भी उतने बड़े नहीं बनाने हैं। तो उसके बाद फिर आदमी की एबिलिटी टू लर्न, वर्क हार्ड, वो सब कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मीडियन एज 40 जो है एक बहुत बड़ा मुकाम है ये। अच्छा। तो हम अभी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2053 में इस जगह पहुंचेंगे। तो हमारे पास 30 साल हैं गिन चुन के। और तो उसमें अगर हमें पर कैपिटा जीडीपी में से $20,000 के ऊपर पहुंचना है, तो हमारी ग्रोथ रेट जो है फिर वो प्रीसेट हो जाती है। बिल्कुल। और वो 7% रियल ग्रोथ से वो अचीव नहीं हो सकती। अच्छा। तो अगर तो हम लोग अपर मिडिल इनकम तक पहुंच के शायद फिर वहीं रुक जाएंगे। और आप देखें कि चीन में, थाईलैंड में, वहाँ पे वही हुआ है कि वो, और उस एज के बाद जाके जैसे कि चीन की रियल एस्टेट मार्केट अब ठप होने लगी। और थोड़ा उसमें पॉलिटिकल शिफ्ट भी आता है, लोगों के एस्पिरेशंस चेंज होते हैं। जैसे आप देखें जापान की ग्रोथ रेट भी वो अर्ली 90s में उनका वो वैसा हुआ जब वर्किंग एज पॉपुलेशन गिरनी शुरू हुई। बिल्कुल। उसके बाद से इकॉनमी वहीं में बैठ गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम फिर भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए ये 30 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम जितना कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई आपने जो 13, हमारे भारत में इन पर्टिकुलर कि 13 से 18 के बीच में बेटा जितना पढ़ोगे वो उसके बाद ज़िंदगी भर उसका खाओगे। अब जैसे 30 साल 31 साल हो गए, अभी भी लोग जही रंग याद करते हैं। बिल्कुल याद मतलब वो किस्मत थी कि पढ़ाई लिखाई कर ली उस समय, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ लोग देखे हैं जिन्होंने जेई की तैयारी नहीं की तो उन पर वो ठप्पा नहीं लगा हुआ है। बट तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको करने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हमें लाना होगा। जैसे मैंने कहा कि आप जो 18, 20, 25 के बाद जो काम करते हैं, जो आपका ब्रेन काम करता है, उसका बेस जो है वो जन्मते ही बनना शुरू हो जाता है। जीन्स को छोड़ दें, मतलब जो न्यूट्रिशन मिला या मिला, वैसे ही अगर हम 2040-42 के आसपास $10,000 पर कैपिटा तक पहुंचने वाले हैं। ओके। जैसे हम लोग अभी 2,500 थोड़े ऊपर हैं। ठीक है। तो वो 18 साल में मेरे ख्याल से 4 गुना हो सकता है। तो अगर इसको हम तो इसको वहाँ पे जाके बहुत सारी इकॉनमीज जो हैं वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हैं। तो हमें तो मैं समराइज़ करूँगा, 2 समस्याएं ये हमें सॉल्व करनी है। एक ये कि ग्रोथ रेट हमें बढ़ानी है 2053 तक की, और दूसरी कि जो बहुत सारी इकॉनमीज़
जो वो $10,000 पर कैपिटा पे जाके अटक जाती हैं, उसके बाद कुछ बदलाव आता है तो उससे वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो उसको हम लोग तोड़ के कैसे आगे निकलें, उसकी तैयारी अभी से करनी है। अभी से करनी होगी, बिल्कुल। तो इसमें लेसन्स क्या हैं? बिकॉज आप अमेरिका और यूरोप और जापान से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जापान का मेजी रेस्टोरेशन के बाद हुआ था 1867 के बाद। उसके अमेरिका और यूएस में तो खैर वो, और यूरोप में तो मतलब 200-300 साल में हुआ था। सालों से हो रहा है, हाँ। तो इकोनॉमीज जैसे कोरिया है, ताइवान है, तो इन लोगों ने ज़बरदस्त रिसर्च R&D में इन्वेस्ट किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने ब्रांड्स बनाए, अपने ब्रांड्स बनाए। तो और वो होता क्या है कि जब आप $2,000 या उससे भी कम से $10,000 पर कैपिटा पे जा रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट मॉडल होता है कि आप बाहर की इजाद की हुई चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे 4G हमने इम्प्लीमेंट किया 5-7 साल बाद, दुनिया भर ने कर लिया, इक्विपमेंट सस्ता हो गया तो हमने आके लगा लिया। ठीक है। बहुत फ़ायदा हुआ उसका, हमारे डेटा कॉस्ट बहुत कम है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और उससे बहुत बदलाव आया है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मॉडल आपको $10,000 के बाद हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसके बाद compete करना है। अभी क्या है कि किसी भी वजह से कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है तो चलो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, या चीन के अगेंस्ट किसी को खड़ा करना है तो इसको इन्वेस्ट करते हैं। जब आप $10,000 के हो जाएंगे, आपकी 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी, तो दुनिया में ऐसे बहुत इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जो आपको दबाना चाहेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये भी एक वजह है कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा आपकी अपनी टेक्नोलॉजीज में। और ये टेक्नोलॉजीज आप एक एक चुन के नहीं कर सकते, आपको एक फ्रेमवर्क लाना होगा। जैसे मान लीजिए कोरिया है जी। कोरिया ने सेमीकंडक्टर्स में, शिप बिल्डिंग में, बायोटेक में, ऑटोमोबाइल्स में, तो इन सब जगह पे 4-5 इंडस्ट्रीज़ में अपना दबदबा बना रखा है। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया और कटिंग एज पे हैं। भारत के लिए ऐसे 20 सेक्टर्स होने पड़ेंगे, क्योंकि कोरिया जो भी है छोटा देश है। तो और 20 चीज़ों पे आप एक एक करके आप फोकस नहीं कर सकते और एक एक करके बदलाव नहीं ला सकते। तो आपको फ्रेमवर्क लेवल पे करना पड़ेगा कि हम कैसे रिसर्च कल्चर लाएं, कैसे कमर्शियल R&D पे मतलब कंपनीज को इंकरेज करें, कैसे हम इंडिया की इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा रिसर्च फोकस बनाएं, वो भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करने में फोकस करें, बजाय इंस्टेड ऑफ कि बस किसी फॉरेन जर्नल में पब्लिश करके अपना काउंटर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अभी से सोचना शुरू करना होगा। और कुछ सोच इसमें बढ़ी है। आपने देखा होगा इस साल के बजट में वो 1 लाख करोड़ का एक प्री कमर्शियल R&D, डीप टेक R&D का एक पूल बनाया गया। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये पहला स्टेप है। आप देखेंगे कि एक बहुत बढ़िया किताब है, उनके कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन से मैं एग्री नहीं करता। एक है द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, मारियाना मात्सुकाटो की। तो वो ये कहती हैं कि जो आईफोन है, आईफोन की एक एक टेक्नोलॉजी, मतलब आप टच स्क्रीन देख लें, बैटरी देख लें, कोई भी सेंसर देख लें, TFT LCD देख लें, जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो मोबाइल फ़ोन का डेटा जो किस तरह से प्रोसेस होता है, वो सब रिसर्च 1960-70 का किया हुआ है। ट्रांजिस्टर्स देख लें, और ये सब उस समय का किया हुआ है। इन्हीं को एप्पल ने, और ऑल क्रेडिट टू स्टीव जॉब्स, की उन्होंने पैकेज करके ऐसा बनाया जो हर कोई यूज़ कर पा रहा है। बिल्कुल। और उसकी कॉपी करके एंड्रॉयड वगैरह भी आगे निकले। बट वो सब रिसर्च जो है वो सरकारी खर्चा था। और बिल्कुल सरकारी खर्चा था। तो जैसे 30% ऑफ R&D बजट इन द US इज ऑल द गवर्नमेंट। जो बेसिक साइंस पे रिसर्च होता है उसमें 60% सरकार करती है। तो हमें इन सब फ्रेमवर्क पे रेगुलेटर्स अच्छे होने चाहिए। अब जैसे अगर नई वैक्सीन बनानी है, अगर हम मतलब बहुत धकियानुसी और घटिया तरीके से उसको हम अब 15 साल का प्रोसेस बना दें, और जो अप्रूव करने बैठा है वो अपना राजा बना बैठा है, तो हर किसी को काम करना होगा। हमारे रेगुलेटर्स अच्छे होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करना होगा। और
15-20 ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पे कि, तो हम एक ग्रुप का पार्ट हूँ जहाँ हम लोग इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो हम इसको सर्कल ऑफ 5 बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड में टॉप 5 नेशंस में इसमें हमें होना पड़ेगा, और हमारी एम्बिशंस को रीसेट करना होगा। जैसे इसरो ने हमें काफ़ी इंकरेज किया है, उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया कि जैसे बच्चे भी गए थे, हमारी बिल्डिंग में एक बड़ा ऑडिटोरियम में शो हुआ था मून लैंडर का, वो भी खूब चाय पकौड़ी खा के आए और काफ़ी खुश थे कि ऐसा हुआ और ऐसे लैंड किया और ये हुआ। बट उसमें हम अपने एम्बिशंस को कि फ्रूगल इनोवेशन कि अरे बड़े सस्ते में भेज दिया, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। नो एग्जैक्टली। तो ये हमारे लोगों की कैपेबिलिटी दिखाती है कि इतने कम पैसे में हम बढ़ गए, बट अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमें ये देखना है कि हम नंबर ऑफ लॉन्चेस को मतलब 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ऐसा एम्बिशन क्यों नहीं बनाते कि अगर यहाँ से छोटा सा पैकेट अगर यूएस भेजना है तो हम स्पेस को यूज़ करके आधे घंटे में पहुँचा दें। हाँ। तो अगर उस तरह के हम एम्बिशंस लगाएंगे, इंडिया हवाई जहाज़ क्यों नहीं बना सकता? अगर चीन बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक सिंगापुर में एयर शो है, वहाँ चीन का 919 जो पहला जेट लाइनर है वो दिखाया जा रहा है फर्स्ट टाइम कमर्शियली। एक्सीलेंट। तो दुनिया खरीदने भी तैयार हो गई है। तो हम भी अगर इस तरह के एम्बिशंस और गोल पोस्ट रखें तो हमारे पास पूरी क्षमता है, लोग हैं। और अब भगवान की दया से हम इस पर कैपिटा जीडीपी पे पहुंच चुके हैं कि थोड़े पैसे सरकार भी अगर प्रूडेंटली खर्च करे तो वो इन सब चीज़ों में लगा सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा, एक है कि आपसे जब भी मैं मिलता हूँ अलग अलग कल्चर की बहुत सारी बात आप करते हैं, बिकॉज आप दुनिया भर घूमे हुए हैं, बनारस से लेके कभी आप अमेरिका जाते हैं, अभी सिंगापुर से आप परसों अमेरिका ही जा रहे हैं। तो बताइए कि कल्चरली जब आप इतने लोगों से मिलते हैं क्या चीज़ें आप देखते हैं, क्या बदलाव दिखते हैं, क्या अलगाव दिखता है, उस पर कुछ बताइए। तो मैं कभी हिंदुस्तान में जब 30 साल का हुआ तब पहली बार ज़िंदगी में हिंदुस्तान से बाहर निकला, तो मेरी बेसिक थिंकिंग जो थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। पर मैं हिंदुस्तान में बहुत घूमा हूँ। मेरे पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैं कभी बनारस, कभी पटना, कभी राजस्थान, कभी हैदराबाद, सब जगह रहा हूँ, भोपाल, उड़ीसा। और जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सोच रहा था, तो उस वक्त हिंदुस्तान जो था उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस था। हर हिंदुस्तानी पैसा कमाना चाहता था, पर हर हिंदुस्तानी सोचता था पैसा वाला चोर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डाइकोटॉमी जो थी, ये 2000 से पहले का हिंदुस्तान था। हमको सिखाया जाता था कि पैसे वाला हमेशा चोर है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। और मैं जब जंगल में था और मेरे साथ बहुत गरीब इंसान थे, तो मैं हर व्यक्ति से ही पूछा था कि आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या इच्छा है, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं। और हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता था। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाया गया कि गरीबों के दिल बड़ा होता है, गरीब ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये तो सब अमीर बनना चाहते हैं। और बाद में मुझे समझ में आया कि गरीब और अमीर सब एक जैसे ही होते हैं। ये सर्कमस्टांसेस होते हैं जो आपको बड़े दिल का या छोटे दिल का बनाते हैं। सो गरीब व्यक्ति जो है उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। उसका घर ओपन है, घर टूट के कोई भी आ सकता है, इसलिए वो कम्युनिटी फोकस ज़्यादा होता है। तो जब आप गरीब होते हैं तो आप कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है उसके पास जब तकलीफ होगी तो वो मेरे काम आएगा, मैं उसके काम आऊँगा, वो मेरे काम आएगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा होता है आप सबसे पहले दीवार बनाते हैं। वो दीवार आप क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप उससे एक्सक्लूसिविटी खरीदते हैं, और इसीलिए आपका दिल तंग होता जाता है। जैसे आप दीवार बनाते हैं, जितनी ऊंची दीवार बनाएंगे उतना आपका दिल तंग होगा। वही गरीब आदमी जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जैसे ही वो दीवार बनाता है उसका दिल तंग हो जाता है। तो गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में अंतर नहीं होता है, ये सिर्फ रिसोर्स का रीज़न है। द रीज़न वाई बिहेवियर्स चेंज इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पुअर आर बेटर और रिच आर बेकार। ये इसलिए होता है कि हमारे जो रिसोर्स हैं और हमारे जो डिपेंडेंसीज हैं वो अमीर होने के कारण कम हो जाती हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा लर्निंग था। ये मैंने जब मैं विदेश गया उसका मैंने दूसरा व्यू देखा वहाँ पे। तो विदेश में बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं हिंदुस्तान में पैसा रेस करने आता था तो कोई मुझे पैसा नहीं देता था, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग ये। लेकिन मैं यूरोप में आता था, सब लोग पैसा देने को तैयार हैं। मैं सोचता था कि यूरोपियन जो कुछ नहीं जानता है हमारे बारे में, हमको पैसा क्यों दे रहा है। तब मुझे समझ में आया कि
जो हिंदुस्तान में उस वक्त कैपिटल स्केर्सिटी था जी, यानी तो आपको पैसा आपने देखा ही नहीं था इतना पैसा, तो पैसा अपने पास दबा के रखने की बहुत इच्छा थी। यही हिंदुस्तान जो मुझे पैसा देने को एकदम तैयार नहीं होता था 2001, 2, 4, 5, 10, 12, 15 तक, वही हिंदुस्तान 2017 के बाद पैसा देने लगा। और वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हिंदुस्तान का फेथ, और देयर इज नथिंग बेटर देन म्यूचुअल फंड इनफ्लोज इन इंडिया, एब्सोल्युटली। एंड रिजर्व बैंक का जो गवर्नर जो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि बैंकर्स, एंड आपने सुना होगा कोटक महिंद्रा के प्रमोटर जो हैं उदय कोटक, उन्होंने भी बोला है सेवर्स हैव बिकम इन्वेस्टर्स। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि हिंदुस्तानी व्यक्ति को हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर और हिंदुस्तानी इकोनॉमी पे भरोसा बहुत स्ट्रांग है। ये भरोसा 2015 तक नहीं था। मैं इसको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे ट्रांजिशन होता है। मैं जब यूरोप जाता हूँ, मैं देखता हूँ यूरोप के लोगों के अंदर करेज है टू डू थिंग्स जो कि एवरेज इंडियन नहीं करता था, और वो करेज आता है क्योंकि उन्होंने सक्सेस देखी है बहुत लार्ज स्केल पे, और उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है। उन्होंने देखा है, भले ही उन्होंने गलत तरीके से कमाए हैं, भले ही वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, भले ही वो कॉलोनाइजेशन से है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग है। तीसरा चीज मैंने देखा, सिलिकॉन वैली का जो इन्वेस्टर है उसकी सोच एकदम ही अलग है। अच्छा। और वो सोच कैसी है कि वो सोच जो हमारी कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस ग्रोथ सोच है, उसकी जगह वो डिसरप्शन के बारे में सोचता है। उसका बिलीफ है ह्यूमन बीइंग कैन थिंक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी अनऑब्वियस टू टुडे। जैसे इंटरनेट, उसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और आज वो कैसे हमको इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ का इन्वेस्टर जो है उस तरह की सोच के लिए पैसा लगाता है। यानी मूलभूत ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए। अनदर फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया इज नॉट गुड इनफ। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस की मोमबत्ती है तो बड़ी मोमबत्ती नहीं सोचेगा, बल्ब सोचेगा। हाँ, मोमबत्ती की जगह बल्ब कैसे होगा, बल्ब के लिए बिजली कैसे आएगी, क्या बिजली कम रिसोर्स लगा के अनलिमिटेड। सो वो मेरा एक कॉन्सेप्ट ऑफ, वो मैंने खुद अपने आप को ट्रेन किया है कि अगर आप किसी के पास जाएं और उसको बोलें, मान लीजिए कोई 10 करोड़ की कंपनी चलाता है, और उसको आप कमरे में बंद कर दीजिए और बोलिए कि कल से तेरे को 10,000 करोड़ की कंपनी चलानी है, कैसे चलाओगे? इट इज क्वाइट स्टनिंग कि वही व्यक्ति जो पिछले 10 साल से वही बिजनेस प्लान बना रहा है, एकदम कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस प्लान बनाएगा। और ये पावर ऑफ लार्ज थिंकिंग जो है, ये एक सोच है। और दूसरा जो है, क्या आप दुनिया को कंप्लीटली नए तरह से देख सकते हैं? क्या आप मशीन से ये बिल्डिंग बना सकते हैं? क्या आप इसको प्रिंट कर सकते हैं? 3D प्रिंटिंग जी। क्या ये जो सोच है, ये सोच जो है हिंदुस्तान में अभी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल में हम इस सोच को भी बहुत तेजी से आते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक एक्यूमेंट काफी स्ट्रांग है, लेकिन डिसरप्टिव, वाइल्डली डिसरप्टिव थॉट प्रोसेस जो है अभी भी बहुत कम है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स में भी कम है, और हम लोग हर जगह पे कम देखते हैं। तो ये जो है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड is going to be very different from what it is today. लोग बहुत कोडेक की स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे गायब हो गई वो कंपनी। वो कंपनी बुरी नहीं थी। सिमिलरली नोकिया जो थी, वो कंपनी बुरी नहीं थी, पर वो गायब हो गई। ये हिंदुस्तान के जो पुरानी फैमिलीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो नई फैमिलीज है, उनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि आप एक स्टेबल इकोनॉमी से एक बहुत डिसरप्टिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और देयरफॉर आपको अपनी सोच जो है सोसाइटी के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, आप स्केल करना चाहते हैं और सेलिब्रेट होना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं नासिक गया था, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत सारे वहाँ के जो उद्योगपति ये सब बैठे थे, हम उन्होंने पूछा कि ये सिलिकॉन वैली में ये ऐसा क्यों होता है और हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे सिंगापुर में 2-3 साल पहले कोई यंग एंटरप्रेन्योर आया तो उसको रॉकेट बनानी थी। अगर आप लोगों के पास कोई 25 साल का लड़का या लड़की आए और आपसे कहे कि सर रॉकेट बनाने, आप उसको क्या बोलेंगे? पागल है, राइट? जिस दिन हम पागलों को पैसा देंगे उस दिन हम बदलेंगे। और पागल को समझता कौन है? दूसरा पागल जिसने पैसा बनाया रॉकेट बना के, राइट? तो एक समय आएगा जब हम पागलों की इज्जत करना शुरू कर देंगे और पागल पागल को पैसा देगा, होपफुली सम टाइम। अजय, नई दुनिया में तुम गणित से नहीं जीत सकते। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज करी थी कि अजय, यू कैन नॉट आउट एनालाइज एनी मोर, यू हैव टू आउट बिहेव द कॉम्पिटिशन।
इस पे ज़रा थोड़ा एलैबोरेट करिए। सो अभी क्या है, ये जो दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, कंप्यूटर पावर इंक्रीज हो रहा है, तो एनालिसिस तो देर आर बेटर स्मार्टर पीपल देन यू कैन एनालाइज इन्फॉर्मेशन। सबसे अल्टीमेटली वो जो हाइपोथेसिस है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन इज नाउ अवेलेबल, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था जी। 20 साल पहले, 30 साल पहले तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली आप एग्जैक्टली कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं मिलती थी। अराउंड 2000 इंफॉर्मेशन बिकेम अवेलेबल टू एवरीबॉडी, यूनिवर्सल, सबके पास स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आई रिमेंबर जब हमने करेज स्टार्ट की थी तो ये तो स्टॉक मार्केट प्राइसेस भी नहीं मिलते थे, रात को 8 बजे वो आपको भाव कॉपी मिलती थी, दैट इज वेयर यू रियलाइज कि आज के प्राइस क्या। अभी तो आपको रियल टाइम CNBC पे दिखता है प्राइस। सो अभी इंफॉर्मेशन बहुत ईजी हो गई, लेकिन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस वाज एन एडवांटेज। नाउ लास्ट 8-10 साल में आई थिंक एनालिसिस भी अभी बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है। कितने अच्छे एनालिस्ट रिपोर्ट, बिल्कुल नए लोग हैं। ये जो इंटरनेट के थ्रू तो यू गेट द बेस्ट ऑफ एनालिसिस, सो आपको इंफॉर्मेशन तो मिल गई, उसका एनालिसिस भी मिल गया। सो इट्स वेरी हार्ड टू आउट एनालाइज। लेकिन ये जो आउट बिहेव होता है, क्योंकि ये जो साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर जो मार्केट की है, जब भी लोग समझते हैं कि आइदर एवरीथिंग इज 100 और जीरो जो होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट चेंजिंग। तो इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, एनालिसिस बहुत अवेलेबल है, ह्यूमन नेचर इज स्टिल ह्यूमन नेचर। द साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर इज नॉट डजंट चेंज। पीपल आर मोर इम्पेशेंट। इनफैक्ट वो एक कहावत भी है कि द मार्केट इज द प्लेस where money is transferred from the impatient to the patient. यस बिल्कुल। So वो ह्यूमन बीइंग्स की इम्पेशेंस है, हमें जल्दी पहुंचना है, गाड़ी यूं करके लेके जानी है। सो इम्पेशेंस, ग्रीड, फियर, ये सब जो है, ये सब बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये एनालिसिस एस्पेक्ट नहीं है। तो आप कितना भी एनालाइज कीजिए, पेशेंस तो पेशेंस ही है, फेथ तो फेथ ही है। सो आपने सुना होगा इन्वेस्टर, एक उनका नाम है वॉरेन बफेट, सबने सुना। सो ये एक ऐसे इंसान है जो ओमाहा में बैठते हैं, वो न्यूयॉर्क में भी नहीं है, कहीं गांव में। उनके पास कुछ ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल नहीं होता है, स्टॉक टिकट नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, बट ओमाहा बैठ के उन्होंने क्या किया, आउट बिहेव किया है। आउट एनालाइज नहीं किया। आई एम श्योर उनका भी एनालिसिस अच्छा है, बट आजकल तो एनालिसिस हर किसी के पास है। सो आई एम नॉट सेइंग एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं, इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बट उससे आपको एज नहीं मिलेगी। एज मिलेगी अपने बिहेवियर से जी। जो हम लोग कहते हैं IQ और EQ, राइट। IQ तो अभी हर किसी के पास है, हम तो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम IQ की है। तो जो आदमी IIT जाता है, IIM जाता है, CA करता है, लॉयर बनता है, वो IQ तो होती है उनकी, लेकिन EQ नहीं होती। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से बात कीजिए, कौन अच्छे लीडर है, उनकी क्या है, इट इज नेवर IQ, इट इज ऑलवेज EQ. So EQ is about behavior, IQ is about intelligence. So I think behavior is much harder and behavior doesn't get easier. ये तो 5000 साल से ह्यूमन बीइंग की ग्रीड एंड फियर, आपने स्टॉक मार्केट के क्रैशेस देखे, 1860 के देखे, 1940 के चला ही आ रहा है, 1929 देखा, यही चलता रहता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, everything else will change around us. So if you understand those aspects and try and create more discipline, more approach to that, you can have an edge. एंड इसीलिए आई एम श्योर कि एशियन पेंट विल स्टिल बी द लीडर इन द इंडस्ट्री। आप इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है कि एशियन पेंट नंबर 1 नहीं रहेंगे, राजा हैं, नंबर 1 रहेंगे। लेकिन 3-4 साल में जो लड़ाई होने वाली है राजाओं के बीच में, उसकी दिक्कतों की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। तो एशियन पेंट गुड से ग्रेट बिजनेस हुआ था पिछले कुछ सालों में। मल्टीपल इतना रीरेट नहीं हुआ था 90s में। अगर आप देखें 2012 तक वही 20-25 मल्टीपल ही था। 2012 से 2021 ये मैसिव मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर स्टेबल था, एशियन पेंट्स लीडर थे, बहुत सारा ऑप्शन नहीं था कंज्यूमर कंपनी खरीदने का, तो सब खरीद रहे थे। यहाँ जब अनाउंसमेंट आता है बिरला जी का, तब मैंने फिर लास्ट ईयर का एनालिसिस करके ये कहा था कि ये इंडस्ट्री, चूंकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, ग्रेट से गुड जाएगी।
माइकल पोर्टर। इससे बेहतर किताब इन्वेस्टिंग में मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। IIM अहमदाबाद में हमें पढ़ाई गई थी। इन जॉन मार्ग्रेटा ने क्या किया है ना, माइकल पोर्टर की जो कॉम्प्लेक्स किताब थी उसको बहुत सिंप्लीफाई किया है, और नए जो नेटवर्क इफेक्ट के बिजनेसेस आए हैं, सोशल मीडिया के बिजनेस आए हैं, उसको भी टैकल किया है। मैं ज़्यादा इसके डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा। पेंट्स में क्या हो रहा है सिर्फ आपको बता दूं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जब एक कंसोलिडेटेड स्टेबल इंडस्ट्री है, 4-5 लोग मिल बांट के खा रहे हैं, तब एक नया बंदा आता है तो क्या होता है। जो मैंने झील का एग्जाम्पल दिया था, बिग पॉन्ड फ्यू फिश, एक झील थी, एशियन पेंट बड़ी वेल थी, उसके नीचे बर्जर एक शार्क थी, और 3-4 छोटी छोटी मछलियाँ थी। अब एक नई वेल आ रही है, उसको आपको जगह देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। ये है माइकल पोर्टर की एनालिसिस का 2x2 जो मैंने बना रखा है। ये शायद आपने देखा है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़ा मार्केट, फ्यू प्लेयर्स, वो पेंट्स, लाइक बिगेस्ट प्लेयर 42, देन 15, देन 12, 5, 7, इस तरह मार्केट शेयर था। अच्छी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर थी। लेकिन उसी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में पेंट्स में क्या होगा, फ्यू से स्लाइटली मोर प्लेयर होगा, थोड़ा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज होगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है HH इंडेक्स, कभी किसी वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। पेंट्स का HH इंडेक्स मेरे हिसाब से, पेंट्स का HH इंडेक्स मेरे हिसाब से 1500 के नीचे चला जाएगा 2030 तक। वो अभी 2200 के ऊपर है। एनीथिंग अबव 2500 इज अ फेनोमिनल इंडस्ट्री। एनीथिंग अबव 2000 HH इंडेक्स बहुत अच्छा इंडस्ट्री होता है। 1700 के नीचे इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो जाती है, 1500 में ज़्यादा हो जाती है। HH इंडेक्स क्या है, मार्केट शेयर को एनालाइज करता है, और उसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा आगे। तो ये तो हो गया। अब जो मुझे लग रहा है कि 2021 से 2024 तक ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ग्रेड से थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया है। क्या हो रहा है आप देख लीजिए। पहला तो मल्टीपल्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। जो एशियन पेंट 10 टाइम रेवेन्यू हो गया था, ऑलरेडी ये करीब 7-7.5 हो गया है। P मल्टीपल जो 70-80 टाइम फॉरवर्ड मल्टीपल था, अभी 50 टाइम्स, करीब 50 टाइम फॉरवर्ड मल्टीपल हो गया है। तो ये जो चार्ट है, और मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा भी दूंगा बड़े करके इस चार्ट को, कि एक समय आया था जब काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था, फिर तुम दिखाते हो कि गिरा है और अब बढ़ना शुरू हो गया है। इसका पहले इकोनॉमी पे सिग्निफिकेंस बताओ, क्यों गिरा, और अब अगर बढ़ना शुरू हो रहा है तो किस सेक्टर्स में इंटरेस्टिंग हो रहा है। थैंक यू अजय, आपने मेरी बहुत तारीफ़ की है और थैंक्स फॉर दैट। तो अच्छा, तो आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि जो आपने कहा है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। ये वर्ड सुन के कई लोग घबरा जाएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है। इसका मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये है कि हमारे इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। ये अच्छा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, कि इन्वेस्टमेंट इन द रियल इकोनॉमी। तो इसमें 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। एक तो हाउस होल्ड, जैसे आप, मैं, हमारा घर चलता है, हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं या इस टाइप के कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम होता है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, कि सरकार जो करती है। तो सरकार रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट और कई सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ है प्राइवेट कॉरपोरेट। अब प्राइवेट कॉरपोरेट जिस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वो तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, स्टील कंपनी, स्टील, सीमेंट वगैरह वगैरह। प्राइवेट कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे भी नया जो एयरपोर्ट बन रहा है मुंबई में, जो दिल्ली में बन रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर का एयरपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अपना होता है इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, और इन टेक्निकल टर्म्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हमारे पास या गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट कॉर्पोरेट के पास सेविंग्स होता है, पैसा होता है, या तो वो कंज्यूम करते हैं कोई खाने की चीज़, या कंपनी ने सैलरी एंड वेजेस दिए, या गवर्नमेंट से भी, तो वो उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि वो उसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा नहीं है। जो भी आप
एसेट क्रिएट करते हो जिसको आप 1 साल से ज़्यादा तक कंज्यूम करने हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। समझ क्योंकि पैसा तो आपने आज खर्च कर दिया, लेकिन उसका आनंद आप 2, सालों तक 5, लेंगे। 10, 15, 20, 50 साल, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अभी ये इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में होता है कि जब रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, ये भी टेक्निकल टर्म है कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा इनकम बढ़ने वाला है, या जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका मेरे को ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, तो ये जब साइकोलॉजी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं रिस्क एपेटाइट बढ़ना। तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? ये जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन योर ओन प्लान्स, इन बाइंग अ हाउस, ये सब चीज़ों बिल्कुल में। बिल्कुल। और जब आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप ये चीज़ें कम, अरे घर नहीं खरीदना है, मेरे को प्लांट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सीमेंट प्राइसेस गिर रहे हैं तो नया प्लांट लगाने का क्या फ़ायदा है, वगैरह वगैरह। और हिस्टोरिकल में देखा है, कई देशों में देखा है और इंडिया में भी देखा है कि वो साइकिल्स में होता है। एक पीरियड होता है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ते एंड टिपिकली ये सब चीज़ों में ओवर रिएक्शन भी होता है। तो जब ये तीनों सेगमेंट्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड इन्वेस्ट करते हैं एंड बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम एक्चुअली रोक देना चाहिए। अच्छा। लेकिन लोग रोकते नहीं हैं, क्योंकि तब एनिमल स्पिरिट्स होते हैं। बिल्कुल। तो यू टेंड टू ओवर इन्वेस्ट। अब ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा सड़कें बन गई, ज़्यादा सीमेंट प्लांट आ गए, ज़्यादा घर बन गए, और मैंने घर खरीदा ये सोच के कि आज खरीदा है 100 में, उसकी कल वैल्यू होने वाली 110, लेकिन 110 हुई नहीं, 105 हुई, या 100 पे या 95 हो गई, तो मेरा लॉस हो गया एक तरीके से। और जो दूसरा आदमी देखता है कि अरे अभी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो दाम गिर रहे हैं, अभी अगर मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ तो भी मैं क्यों लूँ, कि कल ले लूंगा, और तो मैं कल ले लूँगा। अरे अभी 100 का मिल रहा है, कल तो 95 का मिलने वाला है। अगर 100 का 100 भी मिलने वाला है तो मैं 100 का 100 ही में क्यों लूँ? इससे अच्छा अभी जो मेरे पास 100 रुपये है मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, उसके 110 हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें सेंटिमेंटल फैक्टर्स बहुत होते हैं, तो इट गोज थ्रू साइकिल्स। अच्छा। कभी इन्वेस्टमेंट गोज डाउन मच लोअर देन वेयर इट शुड बी, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ये साइकिल्स हमने कई बार देखे हैं। इंटरेस्टिंग। ओके। कई बार देखे हैं, और इन साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक्स पे तो इम्पैक्ट है और स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट है, जिसके बारे में हम आगे जाकर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वी आर नाउ इन एन इन्वेस्टमेंट अप साइकिल। ओके। क्योंकि अभी मतलब ये जब आप चार्ट दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि पीक जो 2008-9 की साइकिल में हुआ था, ऑलमोस्ट 36% ऑफ जीडीपी हो गया था। बॉटम में इट वेंट टू एज लो एज 27 एंड नाउ इट इज स्टिल मिड साइकिल, कि अभी 30 ही हुआ है, इट्स ओनली 30। करेक्ट। एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साइकिल अभी चलेगी। ये साइकिल अभी चलेगी। मेरे ख्याल से ये साइकिल और 6 से 7 साल कम से कम चलनी चाहिए। अच्छा। नॉर्मली ये साइकिल होती है, हिस्टोरिकल में देखें 10-10 साल की साइकिल होती है। ओके। तो 10 साल का अप साइकिल आता है, 10 साल का डाउन साइकिल आता है। सो मेरे हिसाब से अभी हम 2024 में बैठे हैं, ये साइकिल 2030 तक मेरे हिसाब से कम जानी चाहिए। मुंबई, गुजरात होते हुए वापस दिल्ली। ये है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो बन रहा है, काफ़ी बन भी चुका है। और इसके साथ आज जो हो रहा है, ये आप देखें क्या हो रहा था देश का, आप पहले देखिए उसके। ब्रॉडली ये हमारा स्टील क्लस्टर है, जमशेदपुर, हल्दिया पेट्रोकेमिकल, ये प्री इंडिपेंडेंस में भी यहाँ काफ़ी काम हो रहा था, बट फॉर वेरियस रीजंस बंगाल में उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। मैं कलकत्ते का हूँ तो मैंने भी ये देखा है। पंजाब, नॉर्थ, हरियाणा, रिच स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये है हमारा ऑटो बेल्ट आज के दिन बैंगलोर, चेन्नई। तो क्या हो रहा है देश में, नौकरियां टिपिकली आप देखें तो यहाँ ज़्यादा आ रही हैं, और जो हिंटरलैंड है जिसको कोस्टल एरिया का एक्सेस नहीं है, बट इसमें 25 से 30% हमारी पॉपुलेशन रहती है, जिसको हम काउ बेल्ट भी कहते हैं, जो उत्तरांचल, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि नौकरियां बाकी जगह में थी तो
लेबर पीपल का बहुत ज़्यादा मूवमेंट इन जगह होता था। आप देखते हैं देश की उन्नति क्या हुई है, नहीं हुई है। आप क्लियरली देख सकते हैं दिल्ली, कलकत्ता, यूपी, बिहार, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ऊपर गोरखपुर, ये जितनी दिवाली आपको दिख रही है पहले बिल्कुल नहीं थी। जब आप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बना देते हैं तो मैं यहां से छोड़ के क्यों जाऊंगा बॉम्बे नौकरी करने? अगर यहीं पर फैक्ट्री लग सकती है तो मैं क्यों जाऊंगा? लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो हो रहा है ना, बिजली तभी आ सकती है जब सड़क होती है। बिना सड़क के बिजली भी नहीं आएगी। अब आप समझिए क्यों। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहुंचा दिया है, बिजली पहुंचा दी है, तो क्या होता है। तो चलिए एक जगह उठाते हैं जहां लेट्स से पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहां अगर आपने सड़क लगा दी है, मेरा अंदाज है ये गोरखपुर ही होना चाहिए, हाँ, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, तो अगर यहाँ से आपने रेलवे कॉरिडोर बना दिया और आप पोर्ट तक रेल फ्रेट ले जाते हैं, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, तो यहाँ की फैक्ट्री का कॉस्ट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा लेट्स से यहाँ की फैक्ट्री से, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि यहाँ ज़मीनें बहुत महंगी हैं, यहाँ ज़मीनें आपको सस्ती मिलेंगी। यहाँ पे लेबर का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा क्योंकि सारी कंपनियाँ यहाँ पर लोगों को रिक्रूट करना चाहती हैं, तो लेबर कॉस्ट यहाँ इसके मुकाबले करीब 2 गुना भी हो सकता है। यहाँ अगर आप लगा देते हैं नई फैक्ट्री तो यहाँ से लेबर को इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छी सैलरी दीजिए, सब कुछ दीजिए, आपको लोकल लेबर मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, देर तक काम भी करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, ज़मीन का कॉस्ट कम है, लेबर एक्सेसिबिलिटी बेटर है। तो इसीलिए ऑल यू नीड टू डू एज गवर्नमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार का सिर्फ यही काम है, बिजली प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना, सड़क प्रोवाइड करना। एक बार ये हो जाता है ना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बहुत तेज है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, उसको मालूम है कि कहाँ मेरा सस्ते में माल बनेगा, मैं वहीं जाके फैक्ट्री लगाऊंगा। तो अगर यहाँ माल सस्ते में बन रहा है, फैक्ट्री वहीं लगेगी। सड़क लग गई है, बिजली लग गई है, तो आप स्कूल बना सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप टीचर नहीं बेच सकते, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। पुराने ज़माने में गैस नहीं होती थी तो हमारी नानी तो चूल्हे में खाना बनाती थी, पानी लाना पड़ता था, चाहे वो कुएं से निकाल रहे हैं या कहीं दूर जाके लेके आ रहे हैं। अगर बिजली है तो आप पंप से पानी निकाल सकते हैं, आप गांव में एक टैंक लगा सकते हैं, मोटर से पानी ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो जाने आने का जो समय लगता था घर में हमारी नानी जी को या जिसको भी, वो समय बचता है। बच्चों को आप समय दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है, सड़क बिजली पहुंच जाती है ना, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंसान को समय मिलना शुरू हो जाता है। अब हिंदुस्तान लीवर है, उसको साबुन बेचना है या ब्रांड बनानी है, ब्रांड कैसे बनेगी? आपको तो एडवर्टीजमेंट दिखाने हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाने में आपको बिजली चाहिए ताकि आप टीवी लगा सकें। आपको बहुत सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैं मिला था वरुण बेवरेजेस से, जो पेप्सी के बॉटलर है इंडिया में। तो गांधी जी हैं वहाँ, उनकी तो बहुत प्यारी कहानी है, कभी उनको अपने चैनल पे भी लेके आऊँगा। तो उन्होंने कहा, अजय मालूम है हमारे ग्रोथ का एक चैलेंज क्या है? मैंने पूछा क्या है गांधी जी? बोले वीजी कूलर। क्योंकि अगर आपने बिजली नहीं दी है तो मैं छोटी छोटी जगहों में वीजी कूलर नहीं लगा सकता जहाँ मेरा पूरा डिस्प्ले आता है, क्योंकि वो छोटे छोटे डब्बों में जहाँ हम लोग कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, बर्फ़ डालनी पड़ती है, घड़ी घड़ी बर्फ़ लानी पड़ती है, ठंडा करने का कॉस्ट ज़्यादा होता है, फिर गर्मी में रहती नहीं है एंड सो ऑन। वीजी कूलर जितने लगेंगे देश में, उतनी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जूस ज़्यादा बिकेंगे, उतनी आइसक्रीम ज़्यादा बिकेंगी। तो अगर आप वोल्टास और ब्लू स्टार का कॉन्फ्रेंस कॉल भी देखें, वो भी कूलर्स की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है, वीजी कूलर की डिमांड बढ़ रही है। वीजी कूलर अगर बिकेगा तो वोल्टास, ब्लू स्टार को फायदा होगा, वीजी कूलर बिकेगा तो पेप्सी, जूस और ये सब आइसक्रीम भी ज़्यादा बिकेंगे। सो बिजली का सेकेंड डेरिवेटिव इफेक्ट कंजम्पशन में होता है, चाहे वो अप्लायंसेज हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, चाहे वो वीजी कूलर हो। तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है एक सड़क और बिजली से।
सड़क बनी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स वाले अच्छा करेंगे, बिजली बनी तो केबल वायर बल्ब्स वाले अच्छा करेंगे, अगर बिजली लग गई तो वाइट गुड्स वाले अच्छा करेंगे, एंटरप्राइज बिजनेसेस अच्छा करेंगे, कंजम्पशन पूरा शुरू हो जाता है। तो इसलिए सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। एंटरप्रेन्योर जो आज की कंपनियां हैं, जो हमारे शेयर बाजार के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो तेज़ हैं, उन्हें मालूम है कि अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज कैसे करना है। अगले वीडियो में हम एयर कंडीशनर और वाइट गुड सेक्टर की एनालिसिस करेंगे, ये समझेंगे कि क्या हम चाइना से compete कर पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ऐसी है तो वो इन्वेस्ट करने लायक है नहीं है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी था कि ये एनालिसिस हम थोड़ा देखें, अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका की इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी, जर्मनी से आई थी, चाइना में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, और अगले 15-20 साल हम क्या करने वाले हैं। 2 या 3 ढंग से वैल्यूएशन देखते हैं कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं। पहला टिपिकल अर्निंग वैल्यूएशन होता है कि इतना मुनाफा बन रहा है, इसका एक मल्टीपल होगा, जो मैंने कहा कि आज का नंबर कल की कहानी। तो ये तो अर्निंग वैल्यूएशन हो गया, मुनाफा वाला वैल्यूएशन। दूसरा उसने कहा कि एक एसेट वैल्यूएशन होता है, जिसको हम टिपिकली प्राइस टू बुक से बोलते हैं, ये बुक वैल्यू है, इतनी ये होनी चाहिए। और तीसरा होता है मार्केट कैप टू जीडीपी, वो जरूर देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल थिंकिंग हो गई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे सेकंड लेवल थिंकिंग डालें। अब सेकंड लेवल थिंकिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी इंडिया का बाय द वे 150% हो गया है, इतिहास में सबसे ज्यादा। लेकिन हमने कहा यार ये एग्रीगेट में तो सब कुछ महंगा लगेगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो महंगा नहीं है, हाइपोथेटिकली। फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि यार एक काम करते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी को 3 भाग में बांटो, लार्ज कैप मार्केट कैप टू जीडीपी, मिड कैप मार्केट कैप टू जीडीपी, स्मॉल कैप मार्केट कैप टू जीडीपी। इसमें क्या निकला? अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत रोचक आंसर्स मिले। लार्ज कैप मार्केट कैप टू जीडीपी इज 98% ओनली, विच इज विद इन हिस्टोरिकल रेंज। स्मॉल कैप मार्केट कैप टू जीडीपी अभी 28% है, जो 4 से 8% होता था। 4 से 8 होता था, 28 यस। क्यों? स्मॉल कैप्स नाउ आर ट्रेडिंग एट 30-40% प्रीमियम टू लार्ज कैप। कोई रीजन है, वो स्मॉल कैप है, लिक्विडिटी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, साइकिल रिस्क है, बैलेंस शीट रिस्क है, रिस्क है, इसलिए वो सस्ता होना चाहिए। हर चीज ग्रोथ नहीं होती है। तो सेकेंड लेवल थिंकिंग जो हमने, अब दूसरा हमने किया कि, अब एग्जांपल देता हूं, सब बोलते हैं एवरेज वैल्यूएशन इंडिया का यार 20 टाइम है, 21 टाइम है, 22 टाइम है। एवरेज नीरज जी डजंट मैटर। अब मैं समझाता हूं क्यों। लेट अस अज्यूम हम 100 लोग इस रूम में बैठे हैं, हम सबकी नेटवर्थ 1-1 लाख रुपए है, एवरेज नेटवर्थ 1 लाख, ठीक है। अब मुकेश अंबानी इस रूम में आ जाते हैं, हम 100 की नेटवर्थ एवरेज $1 बिलियन हो जाएगी। एवरेज रूम की क्या हुई? 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन होगी, लेकिन हम तो लाख वाले ही हैं। यू अंडरस्टैंड, एवरेज इज यूजलेस। तो हम मीडियन वैल्यूएशन देखते हैं। मीडियन का मतलब है कि अगर 100 लोग हैं, जो 50वां आदमी है, उसकी क्या है? उसकी क्या है। इंडिया की मीडियन वैल्यूएशन 31 टाइम है, 31 टाइम्स। एवरेज डज नॉट मैटर। 2008 से ज्यादा, सिग्निफिकेंटली ज्यादा। अब दूसरा, ये तो अर्निंग वैल्यूएशन होगी, प्राइस टू बुक हमने लगाया। 2007 की पीक साइकिल में प्राइस बुक 4.5 थी, एवरेज आरओई बाजार का 24 था। अभी हमारी मीडियन प्राइस बुक 6.5 है, आरओई 14.5 है। प्राइस टू बुक 4.5 का 6.5, आरओई 24 या 25 का 14, 10 पॉइंट नीचे। बेहद डिस्टॉर्टेड नंबर, कंप्लीटली। तो हम क्या है कि जो चीज डेविड विंटर से सीखी या किसी से सीखी, उसका सेकंड डेरिवेटिव सवाल की, यार और अंदर घुसो, और अंदर घुसो, और अंदर घुसो। अब एफआईए का लास्ट आपका आंसर देता हूं मैं। एफआईए क्या है ना, उन्होंने प्राइवेट बैंक में बहुत पैसे बनाए। आप एचडीएफसी बैंक, कोटक आपने खरीदे, आईसीआईसीआई, एक्सिस खरीद के आप बैठ गए। क्रेडिट साइकिल पीएसयू बैंक्स की खराब चल रही थी। अब पीएसयू बैंक की क्रेडिट साइकिल खराब चल रही है, आप लोन दे नहीं सकते, तो आपको डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं है, तो आप तो ठंडे बैठे हैं। तो प्राइवेट बैंक का टेलविंड था, लोन ग्रोथ भी है, डिपॉजिट ग्रोथ भी है। अब क्या हुआ पीएसयू बैंक का, सब ठीक हो गई, लोन बुक ठीक हो गई, कैपिटलाइज हो गए, तो अब उनको भी ग्रो करना है, तो प्राइवेट बैंक को डिपॉजिट आएगी कैसे?
तो एफआई ने इतने पैसे बना रखे थे प्राइवेट बैंक ने कि पीएसयू उनको छूना नहीं था। अब इंडिया बाजार चल गया है, आपके पास क्या है? इतिहास, जहां आपने पहले पैसे बनाए हैं। अब आपका बॉस आके बोलता है ये क्या कर रहे हो इंडिया में, तो क्या बेचेगा? जो है वही बेचेगा, वही बेचेगा। यही प्रॉब्लम। तो एफआई की थिंकिंग ये भी है कि बेंचमार्क वैल्यूएशन करना, लेजी इन्वेस्टिंग, थोड़ा उनको बदलना पड़ेगा। जहाँ तू